नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ की घटना में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उत्तराखंड SDRF, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि डेटा बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक है। घटना की विस्तृत रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को भगदड़ कैसे मची, इस पर अधिकारियों का बयान आया है। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल और DM मयूर दीक्षित ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि अभी तक ये पता चला है कि करंट या बिजली के तार से जुड़ी एक अफवाह फैलने से ये भगदड़ मची। हालांकि पुख्ता जानकारी जांच के बाद मिलेगी। हरिद्वार के DM मयूर दीक्षित ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास मनसा देवी के सीढ़ी मार्ग पर भगदड़ की सूचना मिली। वहीं SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि करीब 35 लोग हॉस्पिटल लाए गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। SSP ने कहा कि घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास मची भगदड़ की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भगदड़ की घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए हैं। ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा से पहले कांग्रेस ने रविवार को उन घटनाओं का सार प्रस्तुत किया जो इस बहस की पृष्ठभूमि बनी, जिनमें प्रमुख रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 10 मई से 26 बार यह दावा करना शामिल है कि उन्होंने भारत के साथ व्यापार बंद करने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। विपक्षी दल ने कहा कि इस बहस में बहुत समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर कल 16 घंटे की बहस शुरू होनी है और राज्यसभा में परसों। जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अचानक रोक दिए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस संसद के 2 दिवसीय विशेष सत्र की मांग कर रही थी। उस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज संघर्ष का चौथा दिन है, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें थमने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीज फायर की अपीलों के बावजूद सीमा क्षेत्र में भारी गोलीबारी जारी रही। सुबह होते ही सीमा के आसपास तोपों की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे आम लोगों के बीच दहशत का माहौल है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार रविवार तड़के सीमा पर फिर से झड़प शुरू हो गई। कंबोडिया का समरोंग शहर, जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है, वहां भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि रविवार की गोलीबारी से यह साफ हो गया कि जमीन पर तनाव अभी भी बरकरार है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं के साथ वार्ता के बाद दोनों देशों में जल्द सीज फायर हो सकता है, लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद सीमा पर गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 3 पोस्ट किया और लिखा कि उन्होंने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ बात की है। दोनों देश अब युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने लिखा कि शांति होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि दोनों के साथ व्यापार समझौता हो सकेगा। ट्रंप ने कुछ मिनटों के अंतराल पर 3 पोस्ट किए और लिखा कि अभी मेरी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी बात हुई। मैंने उन्हें थाईलैंड और उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दी।
दोनों पक्ष तुरंत युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। वे अमेरिका के साथ फिर से व्यापारिक बातचीत की मेज पर लौटना भी चाहते हैं, जो हमारे विचार में तब तक उचित नहीं है जब तक लड़ाई रुक नहीं जाती। उन्होंने तुरंत मिलने और जल्दी से युद्ध विराम पर सहमति बनाने और आखिरकार शांति स्थापित करने पर काम करने के लिए सहमति दी है। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन माने ने कहा कि उनके विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस विषय पर बात करेंगे। वहीं थाईलैंड ने कहा कि वह युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वार्ता होनी चाहिए। दोनों देशों ने ट्रंप के इस प्रयास के लिए उनका आभार जताया। हालांकि ट्रंप के पोस्ट के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा पर रात भर गोलीबारी जारी रही। इसराइल ने गजा के कुछ हिस्सों में अपनी सैन्य गतिविधियों पर रणनीतिक रोक की घोषणा की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि ऐसा गजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि आईडीएफ आज यानी रविवार से गजा पट्टी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सैन्य गतिविधियां रोकेगा। आईडीएफ ने कहा है कि यह रोक उन क्षेत्रों में शुरू होगी जहां वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसे क्षेत्र अल मवासी, देर अल बलहा और गजा सिटी हैं। इन क्षेत्रों में अगले आदेश तक रोजाना सैन्य गतिविधियों पर रणनीतिक रोक रहेगी। आईडीएफ ने कहा कि इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा गजा पट्टी में लोगों तक खाना और दवा पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता संगठनों के काफिलों के सुरक्षित आवागमन के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक स्थायी रूप से सुरक्षित मार्ग बनाए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कहा है कि वह गजा में हवाई सहायता पहुंचाना तुरंत शुरू कर रहा है। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गजा में मानवीय स्थिति नाजुक स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीनी लोगों तक जीवन रक्षक सहायता देने के प्रयासों में सबसे आगे है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक सहायता सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, चाहे वह जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते हो। हवाई सहायता तुरंत फिर से शुरू हो रही है। बता दें कि इसराइल ने कहा है कि वह दूसरे देशों को गजा में सहायता पहुंचाने की मंजूरी देगा। गाजियाबाद में पिछले दिनों एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हर्षवर्धन खुद को विदेशी दूतावास का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। अब उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हर्षवर्धन के खिलाफ एसटीएफ ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। यूपी में यह पहली बार हुआ है कि किसी आरोपी के खिलाफ ऐसा नोटिस जारी कराया गया हो। इस नोटिस में एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन के बारे में 20 से अधिक देशों से जानकारी मांगी है। वह जिन जिन देशों में गया, वहाँ जो कंपनी बनाई, वहाँ कितने पैसों का लेन देन हुआ, सब कुछ पता लगाया जा रहा है। वहीं एसटीएफ ने हर्षवर्धन और उसकी पत्नी के बैंक खातों, विदेशी संपत्तियों और शेल कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने फर्जी दूतावास से मिले दस्तावेजों और गाड़ियों की जांच से जुड़े कागज मंत्रालय को भेजे थे और अब मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि यह सब कुछ पूरी तरह फर्जी है। कांग्रेस ने शनिवार को मध्य प्रदेश में सामान्य कपास को जैविक कपास के रूप में बेचने में हुए कथित घोटाले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की। पीटीआई के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में देश की विश्वसनीयता खत्म होने से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सामान्य रूप से उत्पादित कपास को जैविक कपास के रूप में बेचने के नाम पर यह घोटाला 2.1 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.